सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर S.K. झा, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा सर्दियों में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल। डॉक्टर S.K. झा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बदलता मौसम और तापमान में बदलाव हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और यदि हम बच्चों की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हम देखते हैं बच्चों पर पड़ता है। माँ के पेट में बच्चा 9 महीने रहता है, वहाँ एक सुरक्षित माहौल उसको मिलता है। जी। लेकिन जब वो बाहर आता है उस आरामदायक कवच से, तो ये जो वातावरण है उसके लिए एक चुनौती बनकर आता है और सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे कहा जाता है कि आरंभिक 6 माह किसी भी नवजात शिशु के लिए काफ़ी क्रिटिकल होते हैं और इस दौरान स्वास्थ्य की देखभाल बहुत ज़रूरी हो जाती है, और यदि ये सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा और परेशानी का कारण बनती हैं। आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हर जो भी मदर अभी डिलीवर होती हैं, गर्भवती महिलाएं जिनके नवजात शिशु हैं, उनके निश्चित रूप से जो आपने फर्स्ट शब्द बोला कि ये एक सुरक्षा कवच में है, क्योंकि माँ के अंदर जब तक बच्चा है तो पेट की उसमें गर्मी में है। जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वातावरण उसके लिए ठंडा है। वैसे भी पहला ठंड बच्चे के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण होता है, तो ऐसे में बच्चे को सुरक्षित रखना माँ के लिए अति आवश्यक है। और उसमें माँ बहुत सारे उपाय अपने तरफ से कर सकती है, जैसे कि पूरा एकदम ब्लैंकेट से फोल्ड रखना, कमरे को ठंडा ना होने देना, उसके लिए जो भी गर्म उपाय करने पड़े। तो तीसरा ये है कि माँ को अपने खान पान में भी उन सब चीज़ों पे व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे को ठंड ना हो। इन सब उपायों को माँ को करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा बच्चा नाजुक होता है तो उस समय बच्चों को उसी हिसाब से देखभाल करनी है। जी, आपने कहा कि घर को गर्म रखने की ज़रूरत है, कमरे को गर्म रखने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में आमतौर पर हम हीटर का प्रयोग करते हैं, या आम घरों में कुछ जगह अब भी अंगीठी या सिगड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ये कितनी सुरक्षित है? दोनों चीज़ें के प्लस और माइनस है। यदि कोई भी हीटर या फिर अंगीठी तो अब चलन में नहीं है, और अंगीठी बहुत ज़्यादा रिकमेंडेबल नहीं है जब छोटा बच्चा नवजात शिशु होती है, क्योंकि हो सकता है कि यदि खिड़की भी बंद कर दे, वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो, तो उसमें कार्बन मोनोक्साइड और तमाम चीज़ों का एक जमाव हो सकता है कमरे के अंदर में। मगर एक हीटर जो कि गर्म कर दे कमरे को, तो ऐसा बहुत ज़्यादा हीटर में नुकसान नहीं है। मगर यदि हीटर भी बहुत लगातार लंबे समय तक कोई यूज़ कर रहा है तो बेहतर होगा कि एक छोटे भगोने में पानी का कहीं किसी कोने में रख दें, ताकि उधर से गर्म तो रखना है, साथ साथ बच्चे के एयरवे के ट्रैक्ट को सूखने नहीं देना है। तो अत्यधिक गर्मी होगी तो बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं किसी जगह पे पानी का एक सोर्स रखें, जिससे कि वो वाष्पीकृत होके ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस को, रूम को बनाए रखे। आमतौर पर ठंड में बच्चों को नहलाने की जब बात होती है तो ये रहता है कि कहीं ठंड ना लग जाए, तो क्या सलाह आपकी होगी? नहाने के लिए ऐसा कहीं नहीं बंधन है, मगर नहाने में 2-3 बातों का बड़ा प्रिकॉशन रखना जरूरी है। नहाने का पानी ऑलवेज एंड ऑलवेज गर्म होगा बच्चे के लिए, मतलब गुनगुना होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। पहला, रूम पूरा तरह से पैक हो कि हवा ना लगे बच्चे को, और जैसे ही नहा दिया वैसे ही उसको ब्लैंकेट में कवर करना है। ये 3 बातें हैं। और यदि लगे कि बच्चा थोड़ा बहुत जुकाम या ऐसे चीजों से पीड़ित हो रहा है तो नहलाने के बजाय उसको स्पॉन्जिंग करें, देह हाथ पोंछें। अब मालिश की बात करते हैं। जी। बच्चों को अच्छा भी लगता है जी। कि उनको नींद आ जाती है, और शरीर में मालिश से जो रक्त प्रवाह है वो भी ठीक हो जाता है। एक्सरसाइज भी एक तरह से हो जाती है बच्चों की। क्या सलाह देंगे कि किस तरह के, कई बार हम कई तरह के ऑइंटमेंट्स, तेल का प्रयोग करते हैं? निश्चित रूप से बहुत पुरानी पद्धति है। मुझे लगता है कि जब से देखते आ रहे हैं कि पास्ट में कितने, ये मालिश की प्रक्रिया तो एक बच्चे के लिए एक तरह का वर्जिश है, जो कि अच्छा प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक तेल की बात है, तेल में बहुत सारे लोग, या मालिश का ऑइंटमेंट आपने जैसा बोला, थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। आजकल तेलों की क्वालिटी के बारे में बहुत ज्यादा कहना मुनासिब नहीं होगा, मगर यदि कोई भी आदमी यदि जैतून के तेल का प्रयोग करे, ऑलिव ऑयल, तो उसका एक प्रॉपर्टी यह है कि पतला तेल है और सूरज की रोशनी को शरीर की हड्डियों तक पहुंचने देती है, तो फायदेमंद है। वैसे सरसों तेल से पुराने से करते आ रहे थे, घर में यदि कोई अपना बनाए, बच्चे के लिए थोड़ा सा रख ले तो बेहतर रहेगा। अलग अलग प्रांत में अलग अलग तेल का प्रयोग होता है, वो भी उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से
ठीक है। अब बच्चों में आमतौर पर होने वाली परेशानियों की बात करते हैं जो सर्दियों में अमूमन हो जाती हैं, जिसमें सर्दी जुकाम है, बुखार है, उल्टी दस्त है और त्वचा के इन्फेक्शंस भी हैं, इसमें निमोनिया, वायरल इन्फेक्शन, कई बार डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और हम विंटर डायरिया जिसे कहते हैं। थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि ये विंटर डायरिया क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। विंटर डायरिया सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम नवजात शिशुओं में होती है, जैसे कि मदर अपना फीड नहीं करवा रही है, बॉटल फीडिंग करवा रही, तो बॉटल फीडिंग रिकमेंडेड नहीं है और उन वजहों से मान लीजिए कि इन्फेक्शन होता है। तो पहला तो यदि विंटर डायरिया कॉमनली आ रहा है माँ के खान पान से, जो कि स्तनपान कर रहे हैं बच्चा, तो माँ को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। माँ अपने जितनी बार भी वो बच्चा दस्त करता है उतनी बार माँ अपना दूध पिला सकती है। जैसे कि उसने अभी दूध पिलाया था और उसको फिर से लूज मोशन हो गए, तो माँ अपना दूध पिला के इस कमी को पूरा कर सकती है। यदि बच्चा बाहर का दूध पी रहा है तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर का दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉटल से ना पिलाया जाए, कटोरे चम्मच से पिलाया जाए। ऐसे बच्चों को जो कि माँ के दूध पे डिपेंडेंट नहीं है और उसको डायरिया हो रही है, तो ऐसे बच्चों को आप ORS का घोल दे सकते हैं। उसमें एग्जैक्टली एक छोटा सा फॉर्मूला है कि 10 ml पर kg के हिसाब से सामान्य विंटर डायरिया में दे सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि बच्चा दांत आने पे भी ऐसा होता है तो उन सब चीज़ों का भी माँ को ख्याल रखना पड़ेगा। आमतौर पर इस मौसम में निमोनिया की शिकायत ज़्यादा सुनने को आती है, तो क्या कारण है और क्या लक्षण प्रकट होंगे? निश्चित रूप से निमोनिया एक बहुत बड़ी बीमारी है जो बच्चों में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। निमोनिया यदि हो रहा है तो मौसम तो निश्चित रूप से एक प्रभावशाली उसके कारक हैं। दूसरा कारक जो सबसे बड़ा है, कोई भी बच्चा किसी भी ढंग का एलर्जिक हो, जिसको निमोनिया या ठंड से ज्यादा शिकायत होती हो, ऐसे बच्चों को आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। गर्म रखना है बच्चे को 2-3 चीज, जैसे कि यदि छोटा बच्चा हो जैसे कि, तो जायफल एक बड़ा उपयोगी चीज है जिसको कि आप शहद के साथ दे सकते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा यदि निमोनिया की प्रॉब्लम ज्यादा एग्रेवेट करती है तो निश्चित रूप से किसी भी बाल रोग विशेषज्ञ को उसको दिखाना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों को। मगर आमतौर पर इस मौसम में ठंडा पानी पीने से, आइसक्रीम खाने से, क्योंकि शादी ब्याह में बच्चे जब जाते हैं तो आइसक्रीम जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं और रात में कुछ ओढ़ कर नहीं सोते हैं, तो इससे सर्दी लगने का और ज़ुकाम होने का एक बहाना रहता है और हमने देखा कि इस मौसम में ज़्यादा लोग पीड़ित होते हैं, खासतौर से बच्चे। तो क्या सलाह देंगे कि आइसक्रीम से बचना चाहिए? आइसक्रीम से निश्चित रूप से थोड़ा सा तो परहेज करना पड़ेगा, खासकर उन बच्चों को जिनको कि रिपीटेड कोल्ड होता है। और जैसे कि मैं देखता हूँ और अमूमन मदर आती हैं कि बच्चे कोल्ड ड्रिंक भी पी ले रहे हैं पार्टीज में, बर्थडे पार्टी है, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आइसक्रीम खा लिया, ऐसे चीज़ों से निश्चित रूप से बचना पड़ेगा। मैं एक चीज़ इसमें सलाह जरूर मदर को देता हूँ कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी की मात्रा, जैसे कि आंवला है, घरेलू उपाय बता रहा हूँ, आंवला है, आंवले का मुरब्बा बना के रख लें या आंवला किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, बच्चों को दिया जाए। थोड़ा सा खाने में गुड़ दिया जाए, आयरन की मात्रा बढ़ती है। ऐसे उपाय करके थोड़ा सा इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। यदि बिल्कुल ही आइसक्रीम खाने, चूँकि मौसम ठंड का है और आप और उसमें अपनी आइसक्रीम लेके अपने गले को और ठंडा कर रहे हो, तो निश्चित रूप से बच्चों को उससे बचाना पड़ेगा और ज़्यादा हो जाए तो फिर मेडिसिन भी देनी पड़ेगी उसके लिए। जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आपने कहा कि इन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। आमतौर पर सूखे मेवे देने का रिवाज है जी। सूखे मेवे जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, जी। कितना दिया जा सकता है, कितनी मात्रा में और किस रूप में दिया जा सकता है? छोटे बच्चों में तो काफ़ी हेल्पफुल है और मैं समझता हूँ कि बड़े बच्चों की भी इम्यूनिटी में या बड़े लोगों की इम्यूनिटी में भी इसका काफ़ी असर है। बेहतर तो ये होगा कि बहुत सारे मदर को मैंने देखा है या खुद हम लोग सलाह देते हैं, बादाम या फिर अखरोट ऐसे चीज़ रात में भिगो के रखती हैं, फिर वो मॉर्निंग में देते हैं। एक चलन ये भी हो सकता है। दूसरे बच्चे, ऐसे बच्चे जिसको कि इन सब चीज़ों को मिक्स करके पाउडर फॉर्म में भी 1 चम्मच 2 चम्मच दूध के साथ यदि दिया जाए तो बेहतर है। ये दोनों उपाय कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है जो आजकल मैं देखता हूँ और बड़ा बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, कि सब्जी का प्रयोग, बच्चे सब्जी कम खाते हैं। सब्जी निश्चित रूप से खिलाएं बच्चे को, हरी सब्जी जिसमें कि आयरन, विटामिन सब कुछ मिलता है, मल्टी मिनरल्स, ऐसे चीज़ों को देना लाभकारी रहेगा।
आमतौर पर हमने देखा कि बच्चे या तो बहुत कम कपड़े पहनते हैं या उनको कपड़ों से लाद दिया जाता है। तो आप थोड़ा सलाह दें एक बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते कि किस तरह के कपड़े हम बच्चों को पहनाएं। एक तो नवजात शिशु की बात आपने कही, उसको तो हमेशा गर्म रखना ही है, लेकिन जो बच्चे बाहर खेलने भी चले जाते हैं और अभी स्कूल खुले हुए हैं तो स्कूल भी चल रहे हैं, बच्चे सुबह ठंड में निकलते हैं, किस तरह के गर्म कपड़े उनको पहनाए जाने चाहिए? दोनों तरह चीजें आपने बोली। तो जैसे कि छोटे बच्चों के लिए मदर बड़ी अप्रिहेंसिव रहती हैं। आपने बोला कि लाद दिया जाता है कपड़े से, कितनी बार ऐसा होता है, लाद भी देते हैं कपड़े से और साथ में कुछ गर्म अंगीठी या कुछ जला रहे हैं और लगातार जैसे कि घी वगैरह भी लगा देती हैं। थोड़ा सा केवल बॉडी टेम्परेचर को टच करना तो होता है उल्टे हाथों से। आप देख लें पेट में या फिर पैर पे, आप देख लें कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, पेरी फेरी ठंडा तो नहीं हो रहा है, बच्चा ठंडा तो नहीं हो रहा है। तो यदि बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से भी दिक्कत है, स्किन के कुछ दाने या तमाम ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आपने जो दूसरा अहम पहलू उठाया कि बहुत सारे बच्चे पहनना नहीं चाहते हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें ज़रूर मैं बोलूँगा कि मौसम के हिसाब से कैप का प्रयोग, दस्ताने और जुराब निश्चित रूप से पहने, और जितना भी एक इनर या एक गर्म कपड़ा तो होना ही चाहिए, क्योंकि मौसम की वजह से बच्चे में निश्चित रूप से जुकाम या खांसी या इन्फेक्शन या वायरल बीमारी होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट तो करना ही चाहिए। डॉक्टर एस.के. झा, अब छुट्टियां भी होंगी और लोग तीर्थाटन के लिए, देशाटन के लिए बाहर निकलेंगे, कुछ जगह बर्फबारी भी होगी तो उसको देखने का एक अलग रोमांच होता है। तो क्या छोटे बच्चों के साथ यात्रा करनी चाहिए इस सीजन में? ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि यात्रा नहीं करनी चाहिए, मगर यात्रा करते समय बिल्कुल प्रिकॉशन रखना चाहिए। जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम 3 चीज़ों की होगी। एक तो पानी की होगी, पानी गर्म कैसे मिले, तो थर्मस का साथ में एक रख सकते हैं, जो आप सामान रख रहे हो उसमें थर्मस रखें, पानी गर्म रखें, छोटे बच्चों को गुनगुना पानी दिया जाए। दूसरा, जितना आप तापमान जहाँ बर्फ पड़ रही है या उसके हिसाब से कपड़े, गर्म कपड़े जरूर रखें। मैंने बड़ी टेंडेंसी देखी है, जब पिकनिक पे जाते हैं तो हम लोग सपोज करते हैं कि हम उन गर्म कपड़ों को, या जो घर में हम चादर या शॉल या ऐसी चीज़ें ओढ़ रहे हैं, या मफलर का प्रयोग बच्चे कम करते हैं या बड़े आदमी भी कम करते हैं, तो उन सब चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा। तीसरा, बाहर में जाने पे प्रॉब्लम नहीं है, खान पान में थोड़ा सा गर्म खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, ऐसे चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। बासी भोजन हमेशा भी रिकमेंडेड नहीं है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं रहता है जैसे गर्मियों में रहता है, मगर फिर भी यात्रा में आपको पता नहीं रहता है, क्योंकि आप घर से बाहर होते हो, आपके लिए नया एटमॉस्फेयर होता है, तो खाने का एक प्रिकॉशन निश्चित रूप से रहेगा। इस मौसम में फल बहुतायत में मिलते हैं जी। सब्जियों की बात आपने कही जी। तो फलों के सेवन के बारे में आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आजकल जंक फूड का ज़माना है, तो क्या सलाह है अभिभावकों को और बच्चों को? निश्चित रूप से हर माता पिता और तमाम जो ऐसे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, फल और सब्जी दोनों चीज़ों पे खास करके जोर दिया जाए। मैं तो रोज़ देखता हूँ बच्चे जंक फूड्स पे बड़े एकदम वो रहते हैं, शौकीन रहते हैं, मगर वो आप वही मिर्च यदि किसी भी जंक फूड में है तो वो खा लेंगे, और आपकी सब्जियों में पड़ा हुआ मिर्च उनके लिए बड़ा ऐसा लगता है। तो मगर मदर या फादर को निश्चित रूप से ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कि सब्जियां खिलाएं, चाहे जैसे खिलाएं, दाल पालक बना दें, मिक्स वेजिटेबल्स दे दें, निश्चित रूप से ये देना पड़ेगा। और फल में आप सभी तरह के फल को दे सकते हैं। थोड़ा सा केला एक चीज है जो कि थोड़ा सा जुकाम कभी कभी लाती है, तो किसी बच्चे को ऐसा है यदि एलर्जिक है तो थोड़ा सा उसका शाम में प्रयोग ना करें, मॉर्निंग टाइम में 12 से 3 तक उसका प्रयोग करें तो ठीक रहेगा। मगर फल और सब्जियों पे खास करके किसी भी वर्ग के, किसी भी एज ग्रुप के बच्चों में फल और सब्जी दोनों बड़ी जरूरी चीज है। यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर धूप बहुत अच्छी खिली रहती है, तो धूप का सेवन भी काफी फायदेमंद रहेगा। निश्चित रूप से धूप तो मैं बोलूँगा हर एज ग्रुप में धूप का सेवन निश्चित रूप से फायदेमंद है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत धूप है। मैं बोलूँगा कि और कोई चीज आपको शुद्ध मिल रही हो ना मिल रही हो, कम से कम धूप तो आपके पास शुद्ध है, क्योंकि दूध के बारे में आपको उसकी गुणवत्ता के बारे में नहीं मालूम है। बच्चे दही नहीं खाते उतना, पनीर अमूमन हर घर में नहीं बनती है, मगर धूप एक नेचुरल सोर्स है। धूप आधा घंटा मिनिमम, थोड़ा कम कपड़ों में, जो कि शरीर के हर अंगों तक पहुंच सके, लेना चाहिए। धूप बड़ा लाभकारी। इसके लिए समय कौन सा उपयुक्त रहेगा? ऐसे तो धूप कोई भी समय में, मगर जब धूप अपने थोड़ा सा जैसे कि 10 से 3 का जो टाइम रहेगा वो बहुत उपयुक्त रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। तो डॉक्टर एस.के. झा, आप आज इस कार्यक्रम में आए और आपने सर्दियों में बच्चों में स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर।